सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के आदेश में किया संशोधन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ कवर करेंगे। तो 2018 का पैसिव यूथनेशिया का जजमेंट तो आप लोगों को याद होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को लिविंग विल का अधिकार दिया था, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो किसी तरह की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या किसी सीवियर पेन से सफ़र कर रहा है, तो उसको कोर्ट परमिट करती है कि वो लिख सकता है कि उसे ज़बरन किसी तरह के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ज़िंदा ना रखा जाए, और इसे ही हम लोग पैसिव यूथनेशिया कहते हैं। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इस पैसिव यूथनेशिया के प्रोसीजर में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो सक्रिय प्रक्रिया है, जिसके कारण लोग इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच, जिसको हेड किया जस्टिस के.एम. जोसेफ ने, उन्होंने अग्री किया दैट इट इज़ नेसेसरी कि इस प्रोसीजर को ईज़ किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, सो दैट इस राइट का यूटिलाइजेशन किया जा सके। एंड जो भी जो लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी में कुछ गाइडलाइंस दी थी फॉर द प्रोसीजर ऑफ दिस पैसिव यूथनेशिया। उस लैंडमार्क केस का नाम था कॉमन कॉजेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ज़रूरत है कि उन गाइडलाइंस में कुछ ऑल्टरेशंस, कुछ चेंजेस किए जाएं, सो दैट people can attain the benefit of this very landmark judgment which was given by Supreme Court। अब क्या है पूरी कहानी, क्या था 2018 का जजमेंट, क्या कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्या चेंजेस लाने की सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो सब आइए इस लीगल न्यूज़ में देखते हैं। तो ये हमारी न्यूज़ है, चेंजेस इन लिविंग विल गाइडलाइंस। The Supreme Court has relaxed the guidelines for the advanced medical directives that it issued in 2018 judgment by which it has legalized the passive euthanasia। तो कुछ मेडिकल डायरेक्टिव्स में चेंजेस किए गए हैं और भी कुछ रिलैक्सेशंस किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूथनेशिया क्या है, तो ये वो प्रैक्टिस है जिसमें एक व्यक्ति डेलिबरेटली अपनी इच्छा से अपनी लाइफ को एंड करता है, ख़त्म करता है, oftentimes to get relief from an incurable condition or intolerable pain। वही मैंने बताया कि most of the times वो जिस प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहा है, किसी सीरियस डिजीज़ को सफ़र कर रहा है, किसी असहनीय दर्द से वो पीड़ित है, तो उसको दूर करने के लिए यूथनेशिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूथनेशिया 2 तरह से एडमिनिस्टर की जाती है, आइदर एक्टिवली या पैसिवली। अब एक्टिव यूथनेशिया क्या है? बेसिकली एक्टिव यूथनेशिया में किसी एक्सटर्नल फोर्स या सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुछ इंजेक्शंस का इस्तेमाल करके एक पर्सन की लाइफ एंड की जाती है, तो वो हो गया एक्टिव यूथनेशिया। और पैसिव यूथनेशिया मैंने बताया जब एक व्यक्ति अगर किसी सीरियस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और वो किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर लाए है, तो वो उस सपोर्ट सिस्टम को हटा देना, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक तरीके से उस पर्सन की लाइफ एंड के टुवर्ड्स जा रही है, तो वो पैसिवली धीरे धीरे, सडनली नहीं कोई काम करना, धीरे धीरे एक पर्सन की लाइफ एंड होना, दैट इज़ पैसिव यूथनेशिया। इस प्रैक्टिस को कहते हैं वेयर विड्रॉइंग द लाइफ सपोर्ट और ट्रीटमेंट दैट इज़ एसेंशियल टू कीप अ टर्मिनली इल पर्सन अलाइव। ठीक है, किसी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ही हटा दिया जाए, उस प्रैक्टिस को कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया को इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लीगलाइज किया था। वो जजमेंट जो दिया गया था वो 5 जज बेंच के द्वारा दिया गया। दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसको हेड किया था देन सीजेआई दीपक मिश्रा। एंड उन्होंने कुछ गाइडलाइंस सेट की थी कि कैसे पैसिव यूथनेशिया एक्टिव होगा इन इंडिया, जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन पास नहीं कर देती। हाउएवर ऐसा नहीं हुआ, कोई भी लॉ पास नहीं हुआ, और उसके चलते जो 2018 के जजमेंट में कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी वही प्रेवलेंट थी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस। अब ये फिर से क्वेश्चन में क्यों आया? So recently, a petition was filed by a non-profit association that submitted that 2018 guidelines on living wills were unworkable। तो एक petition फाइल की गई एक non-profit association के द्वारा, उन्होंने सबमिट किया कि जो 2018 की गाइडलाइंस थी लिविंग विल्स के ऊपर ये अनवर्केबल है, राइट। सो एज पर द 2018 गाइडलाइंस क्या कुछ कॉम्प्लेक्सिटी थी जिस वजह से कहीं ना कहीं ये ईजी नहीं था एक पर्सन के लिए इसको अप्लाई करना या इस राइट को यूज़ करना।
सो 2018 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अ लिविंग विल वॉज रिक्वायर्ड टू बी साइन बाय एन एग्जीक्यूटर इन द प्रेजेंस ऑफ टू अटेस्टिंग विटनेस। तो ये बोला गया कि इस लिविंग विल को एक एग्जीक्यूटर के द्वारा साइन किया जाएगा, मतलब जो व्यक्ति चाह रहा है कि उसको यूथनेसिया प्रोवाइड किया जाए, और इन द प्रेजेंस ऑफ टू अटेस्टिंग विटनेसेस प्रेफरेबली इंडिपेंडेंट एंड टू बी फर्दर काउंटर साइन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और उस विल को फर्दर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा साइन कराया जाएगा। Also, the treating physician was required to constitute a board comprising 3 expert medical practitioners from specific but varied field of medicine with at least 20 years of experience। आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स रूल्स थे ये। वो रूल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे भी ऑफ कोर्स एक जस्टिफिएबल रीजंस थे। तो अब क्या था कि साथ साथ इसके कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस विल को काउंटर साइन करे, इसके अलावा जो फिजिशियन उस पर्सन को ट्रीट कर रहा था उसको रिक्वायर्ड था कि वो एक बोर्ड सेटअप करे, उस बोर्ड में कम से कम 3 एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो जो अलग अलग मेडिसिन के फील्ड से बिलोंग करते हैं और उनके पास कम से कम 20 साल का अपना कैरियर एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो फिर वो बोर्ड जो है वो परमिशन ग्रांट करेगा। एंड अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, दैट मेडिकल बोर्ड विल फर्दर फॉरवर्ड देर, जो उन्होंने अगर परमिशन ग्रांट की, दैट विल फॉरवर्ड इट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर हिज अप्रूवल। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसमें फर्दर अप्रूवल देंगे। द कलेक्टर वॉज टू देन फॉर्म अनदर मेडिकल बोर्ड ऑफ 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स। बात अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो एक मेडिकल बोर्ड सेटअप करेंगे, एक दूसरा मेडिकल बोर्ड सेटअप होगा अगेन ऑफ 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, और इस बोर्ड में चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर भी इंक्लूड होंगे। Only if this second board agreed with the hospital board's findings would the decision be forwarded to GMFC, who would then visit the patient, examine whether to accord approval or not. तो अब जब जो सेकंड बोर्ड बनाया गया वो बोर्ड जब अग्री करता है अगर, फिर उस फाइनल फाइंडिंग्स को, डिसीजन को फर्दर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस पेशेंट को विजिट करेंगे एंड एग्जामिन करेंगे कि हाँ इसको पैसिव यूथनेशिया देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके बाद ही फाइनल अप्रूवल अकॉर्ड होगा। नाउ देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी प्रोसीजर इजी नहीं था। तो वही कोर्ट ने कहा जो लोगों के लिए अधिकार बनाया गया, ज़रूरत है कि अगर लोग उसको लोग उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए इन रूल्स को, इन गाइडलाइंस को ईज किया जाए, लाइट किया जाए। तो अभी कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कहा दैट इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल एंड कलेक्टर्स फॉर्मिंग 2 मेडिकल बोर्ड्स, बोथ बोर्ड्स विल नाउ बी फॉर्म बाय हॉस्पिटल। पहले क्या हो रहा था, एक मेडिकल बोर्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं इनिशियल स्टेज में, एंड लेटर स्टेज में कलेक्टर को सेकेंड बोर्ड बनाना था। तो अभी कोर्ट ने कहा कि दोनों ही तरह के बोर्ड हॉस्पिटल ही फॉर्मुलेट करेगा। और जो पहले रिक्वायरमेंट थी कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बोर्ड के पार्ट होंगे उनके पास मिनिमम 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो रिलैक्स करके अब 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस में रिड्यूस कर दिया गया है कि अभी 5 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स भी बोर्ड के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा दैट द रिक्वायरमेंट फॉर मजिस्ट्रेट्स अप्रूवल हैज़ बीन रिप्लेस बाय एन इंटीमेशन टू द मजिस्ट्रेट। पहले क्या हो रहा था कि कोर्ट, जो बोर्ड ने जो भी डिसीजन लिया उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा था, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो रहा था बिकॉज वहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स नहीं थी। तो अभी बोला गया कि सिर्फ मजिस्ट्रेट को इंटीमेट करना, उनको सिर्फ ये जानकारी देना रिगार्डिंग द अप्रूवल, रिगार्डिंग द फाइंडिंग्स, बस उतना ही एनफ है। प्लस द मेडिकल बोर्ड मस्ट कम्युनिकेट इट्स डिसीजन विद इन 48 आवर्स, और मेडिकल बोर्ड को अपना डिसीजन 48 आवर्स के अंदर कम्युनिकेट करना होगा, जबकि पहली वाली गाइडलाइंस में किसी भी तरह की टाइम लिमिट प्रोवाइड नहीं की गई थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, जबकि इन मामलों में डिले नहीं चाहिए होता। देयर नीड्स टू हैव अ प्रॉम्प्ट एक्शन टू बी टेकन। एंड ऑल्सो देयर वाज वन मोर थिंग जो कि ईज करने की बात की गई है, दैट इन 2018 गाइडलाइंस दे वर रिक्वायर्ड 2 witnesses and a signature by magistrate. Now a notary officer or a gazetted officer can sign the living will in the presence of 2 witnesses instead of magistrate's countersign. पहले था कि जो व्यक्ति चाह रहा है कि उसको पैसिव यूथनेशिया दिया जाए, वो 2 विटनेस के सामने उसको साइन करेगा और फिर वो काउंटर साइन किया जाएगा बाय मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट अगर नहीं है तो उनके एब्सेंस में कोई गैजेटेड ऑफिसर या नोटरी भी उसको साइन कर सकते हैं। तो ये थे सारे चेंजेस जो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे आर रिक्वायर्ड टू बी डन इन दीज गाइडलाइंस रिगार्डिंग पैसिव यूथनेशिया।
सो आई होप आप लोगों को ये लीगल न्यूज़, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स एंड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। विल बी बैक सून विद अनदर इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट लाइक दिस। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।